जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और साहित्य के लिए एक बुरी खबर निकल के आ रही है, उस पर चर्चा अगर हम करेंगे तो एक लेखक थे जो कि बिहार राज्य से जुड़े हुए थे। उनका जो मूल निवास बिहार हुआ करता था और ये वरिष्ठ लेखक थे और कवि भी थे साथ में। इनका नाम है आशुतोष, जिनका निधन हो चुका है आज ही के दिन और कोलकाता में इनका निधन हुआ है। इनके साथ दुर्घटना घटी और इनके पुत्र की मौत उसी दिन हो गई थी और आज इनकी भी मौत हो गई है। बात करेंगे बीते 9 नवंबर बुधवार को घर में इनके आग लग जाती है। किस प्रकार से लगती है? घर में गैस होता है, जो सिलेंडर होता है, रसोई गैस होती है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से हम जानते हैं। वो गैस क्या होता है, उसमें किसी भी प्रकार से कुछ हुआ होगा और आग लग गई, जिसके बाद सारा मामला निकल के आता है। 9 नवंबर को इनके घर में आग लगती है और उसमें इनका बेटा निरुपम, जिनको गौरव के नाम से बुलाया जाता था, वो बुरी तरह से झुलस गए थे और इस हादसे में उसी दिन उनके बेटे की मौत हो जाती है। आशुतोष जो वरिष्ठ लेखक थे और कवि थे, इनकी उम्र 65 वर्ष की थी और ये बिहार में जन्मे थे और रोजी रोजगार के लिए कोलकाता में जाकर बस गए थे। वहाँ पर वे प्रोफेसर भी थे। 9 नवंबर को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड स्थित सोहम अपार्टमेंट में उनके फ्लैट में रसोई गैस सिलेंडर से गैस लीक हो रही थी। उसी बीच प्रोफेसर आशुतोष के बेटे गौरव ने अनजाने में गैस चूल्हा जलाया, जिससे रसोई में आग भड़क गई थी और बेटे को आग के बीच घिरा देख प्रोफेसर आशुतोष उन्हें बचाने गए और वे भी बुरी तरह से झुलस गए। हादसे में उनके बेटे की मौत हो जाती है उसी दिन या अगले दिन और इस प्रकार से ये सारा होता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की बात करें, उसी में ये प्रोफेसर हुआ करते थे। आशुतोष के हम पेशा रहे हिंदी के प्रोफेसर अमरनाथ ने इस हादसे की विस्तृत सूचना साझा की है। उन्होंने बताया है कि इस हादसे में बुरी तरह झुलसे उनके बेटे गौरव की मौत गुरुवार को हो गई थी। बेटे की मौत का आभास प्रोफेसर आशुतोष को शायद हो गया था। वे खुद भी गंभीर स्थिति में थे। उसका सदमा उनको लगा। उनके जवान बेटे की मौत हुई थी और इस पीड़ा से वो उबर नहीं सके और आज ही के दिन सुबह वरिष्ठ लेखक व कवि आशुतोष ने अंतिम सांस ली है और आशुतोष के निधन से रचनाकारों के बीच शोक का माहौल है। ऐसा प्रोफेसर अमरनाथ कलकत्ता विश्वविद्यालय के हैं। उन्होंने इस प्रकार से लोगों को ये जो सूचना थी उससे सूचित करवाया। प्रोफेसर आशुतोष के निधन चूँकि एक हादसे की वजह से हुआ था, इसलिए उनके निधन के बाद लाश का पोस्टमार्टम कराया गया। अस्पताल की औपचारिकता पूरी करवाने के लिए उनके सहकर्मी और साहित्य प्रेमी अस्पताल परिसर में मौजूद रहे। जिन साथियों को पोस्टमार्टम नहीं पता है, उसकी जानकारी हम आपको थोड़ा बता देते हैं। पोस्टमार्टम वो प्रक्रिया होती है अगर आपका किसी भी दुर्घटना के जरिए या संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाती है, जैसे एक्सीडेंट हो जाए या आप अपने घर में ही किसी की मौत हो जाए और पता ना चले कि किस प्रकार से मौत हुई है, तो इस स्थिति में ये जांच करने के लिए पोस्टमार्टम की जाती है कि क्या कुछ घटना घटी थी, किस प्रकार से मौत हुई थी। यानी कि बॉडी को पूरा चीर फाड़ करके, यानी कि पोस्टमार्टम के बाद आप लाश को, जो लाश होती है एक समृद्ध लाश होती है, वो बिल्कुल एक तरह से कपड़े की तरह फाड़ दिया जाता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग पोस्टमार्टम करवाने से बचते हैं, लेकिन सरकार और कानून अब हर एक मामले में अगर किसी भी प्रकार की संदिग्ध परिस्थिति या किसी हादसे में ये घटनाएं होती हैं तो उनमें पोस्टमार्टम अनिवार्य कर दिया गया है। और बहुत सारे स्टेट की बात करें तो वहाँ अगर किसी घटना में हताहत होते हैं और उसमें मौत होती है तो सरकार द्वारा 5 लाख या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो उनके परिवार वालों को एक सहायता राशि के तौर पर सरकार के द्वारा दी जाती है। हर जगह पर अलग अलग इसकी रकम होती है। प्रोफेसर आशुतोष का निधन हो चुका है और साहित्य जगत के लिए काफ़ी दुखद खबर है और औपचारिकता पूरी करने के लिए सहकर्मी वहाँ पर पहुँचे थे और यतीश योजनाओं पर, मतलब यतीश कुमार एक हैं, प्रियंकर पालीवाल हैं, रितेश जी समेत उनके साथ कई ढेर सारे साहित्यकार योजनाओं पर काम कर रहे थे। शोकग्रस्त साथी कानूनी औपचारिकता पूरी करवाने में जुटे रहे और जब तक ये चीज़ें हम बता रहे हैं तब तक ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। बता दें कि डॉक्टर आशुतोष का पूरा नाम आशुतोष प्रसाद सिंह था। प्रोफेसर अमरनाथ के मुताबिक वे बंगाल के गिने चुने बेहद लोकप्रिय छात्र वत्सल, ईमानदार और सुलझे हुए अध्यापकों में से एक थे। यद्यपि वे विद्यासागर कॉलेज में हिंदी के शिक्षक थे, लेकिन प्रेसिडेंसी कॉलेज और कलकत्ता विश्वविद्यालय में अंशकालिक शिक्षक के रूप में भी वो
पढ़ाया करते थे। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में शोध निदेशक भी रहे। उनके कुल निर्देशन में कई शोधार्थियों ने शोध कार्य भी पूरा किया है। यूजी बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य के रूप में, पेपर सेटर, मॉडरेटर, एग्जामिनर के रूप में वे बेहद ईमानदार, निष्ठावान और विद्यार्थियों के प्रति हमदर्द रहे हैं। इनका बिहार से, भागलपुर से बहुत ज़्यादा संबंध है। प्रोफेसर अमरनाथ के मुताबिक 1997 में अपनी भाषा के गठन के समय से ही वे संस्था से जुड़ गए थे और इन दिनों भी वे संस्था के उपाध्यक्ष थे। आशुतोष जी के मित्र दूर दूर तक फैले हुए हैं। भागलपुर से उनका खास संबंध था, वहीं से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। अपने छात्र जीवन से ही उनका झुकाव प्रगतिशील विचारों की ओर था। उनके शिक्षकों में रवि भूषण जैसे लोग थे जिनके प्रति उनके मन में अपार आदर और श्रद्धा का भाव था। वे अपने मैत्री संबंधों का बहुत ख्याल रखते थे। कोलकाता शहर की अड्डेबाजी वाली संस्कृति को बनाए रखने में हिंदी भाषियों में आशुतोष जी अन्यतम थे, सर्वश्रेष्ठ थे। ऐसी चीज़ें उनके मित्रों द्वारा बताई जा रही हैं। हमारे देश में साहित्य को लेकर आजकल अगर हम ट्रेंड की बात करें तो आप देख रहे हैं कि ट्रेंड क्या चल चुका है। शॉर्ट का ज़माना है, रील्स का ज़माना है। लोग शॉर्ट देखना पसंद कर रहे हैं, रील देखना पसंद कर रहे हैं, लॉन्ग वीडियो देखना कम पसंद कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो बहुत कम व्यूअरशिप आती है। हमको पता है कि अगर हम शॉर्ट पर काम करें तो शॉर्ट में बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप आती है, लेकिन जो चीज़ें सेटिस्फेक्शन होती है वो नहीं मिल सकती। इसी तरह साहित्य का एक दौर था जब इंटरनेट, टीवी जैसी चीज़ें नहीं थी, तो साहित्य ही ऐसा था जो लोगों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान और मनोरंजन की चीज़ें, कविता और कवियों की कलम छाप छोड़ती थी। लेकिन आज के समय में ऑनलाइन वीडियो, ऑनलाइन गेमिंग और टीवी, ओटीटी जैसे प्लेटफॉर्म ने साहित्य का जगह ले लिया है। और कहीं ना कहीं ये एक दौर चल रहा है जो समाज को इस समय अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर वो दौर आएगा जब साहित्य को फिर से एक मंच मिलेगा और साहित्य कभी समाप्त ही नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कोविड के काल में ऑनलाइन एजुकेशन का ज़माना स्टार्ट हुआ, उस समय बड़ी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनियां बन गई। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि उन कंपनियों का कैसे दिवाला निकल रहा है, क्योंकि उन लोगों ने इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, इतने उन्होंने कर्मचारी नियुक्त कर लिए। मतलब उनको लगा कि ये जो फेज है बहुत हमेशा के लिए रहेगा। लेकिन जैसे जैसे कोविड की वैक्सीन आई भारत में, फिर हमारे वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से देश की जनता को इसका लाभ मिला। और फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि किस प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन से लोग मुड़ के फिर से स्कूलों की तरफ जाएंगे। और आज जब आप सुबह स्कूलों की तरफ या अपने घर से बाहर निकलिए तो स्कूलों की तरफ साइकिलें घंटियां बजाती हुई जाती नज़र आती हैं। और फिर से ऑनलाइन का दौर कहीं ना कहीं 90% घटा है। खैर, ऑनलाइन अगर आ गया है सिस्टम में तो ऑनलाइन का फ़ायदा भी है और लोग उसका लाभ भी उठा रहे हैं। जैसे कि हम आपको आज डॉक्टर आशुतोष के बारे में बताए हैं, डिटेल में बताए हैं, तो ये आप या तो पत्र पत्रिकाओं में पढ़ सकते हैं या किसी एजुकेशन संस्थान से पढ़ सकते हैं या न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं। लेकिन अब आपको ऑडियो फॉर्मेट में बेहतरीन तरीके से आशुतोष के बारे में तो हम बता ही रहे हैं। जैसे हमने आपको पोस्टमार्टम के बारे में बता दिया, और भी चीज़ें होती हैं जो एक्सप्लेन करके आपको बता दी जाती हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन साहित्य जो है, साहित्य का दौर कभी समाप्त नहीं हो सकता। इस समय भले ही साहित्य को लोग नकार रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साहित्य की जो रचनाएं हैं, जैसे ओटीटी पर आप मूवी देख रहे हैं, ओटीटी पे आप वेब सीरीज देख रहे हैं, यूट्यूब पर कोई कहानी देख रहे हैं, उन सब में साहित्य है। कॉमेडी जोक्स देख रहे हैं, उसमें भी साहित्य है, कविता है, रचना है, छंद है, अलंकार है, हर चीज़ें हैं। तो साहित्य कहीं समाप्त नहीं हुआ है। हाँ, किताबों की जो एक तरह से हम कहें कि लोगों की जो रुचि होती है, जो किताबें पढ़ी जाती हैं, किताब ना पढ़ के लोग ऑनलाइन ज़्यादातर आते हैं। और आप बहुत सारे सर्वे भी नज़र आए हैं, जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो दिमाग में स्थिर नहीं होता है। इसीलिए छात्र जो हैं कुछ लगातार एग्ज़ाम देते गए और फिर नंबर उनके जब कम आते गए तो धीरे धीरे उन्हें भी समझ में आ गया कि किताबों में जाना पड़ेगा, और इसीलिए फिर से वो किताबें उठाए और फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई होना शुरू हो गया। किताब पढ़ने से दिमाग अस्थायी होता है और यही साहित्य है। साहित्य को सुनेंगे, पढ़ेंगे, डूबेंगे तो चीज़ें निकलेंगी। खैर, कवि आशुतोष के लिए हमारी तरफ से भी विनम्र श्रद्धांजलि है। एक दुखद घटना है। देखिए, एक मृत्यु होती है, उनकी आयु 65 वर्ष की थी और
ठीक है, स्वस्थ रहे होंगे तो काफ़ी लंबा चलते, लेकिन एक जो मानव की आयु होती है उसे 65 वर्ष के आसपास ही अब 60 वर्ष मान लिया गया है। और 60 वर्ष की तरह अगर वो एक प्राकृतिक नेचुरल मौत मरते तो दुख नहीं होता, लेकिन एक आपदा में, एक दुर्घटना में उनके साथ उनके पुत्र की भी मौत हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं एक अनहोनी है, एक क्या कहा जा सकता है, दुर्घटना है। और ये काफ़ी दुखद रही है, दुखदाई रही है। कवि आशुतोष के लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं करिए। आप भी अपने तरफ से इनकी आत्मा को, इनके बेटे के आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे बीच में अब कवि आशुतोष नहीं रहे हैं। इनकी कविताएं, इनके रचना, इनके विचार समाज में हमेशा हमेशा के लिए चलते रहेंगे। यही तो साहित्य का योगदान है कि आप चले जाएंगे। जैसे आप कबीर वाणी, रहीम के गीत, रहीम के दोहे, कबीर के दोहे, इसी तरह से तुलसीदास की रामचरितमानस, कालिदास के महाकाव्य, पतंजलि के भाष्य, सारी चीज़ें आप सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। रूसो, फ्रायड, सब कोई दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी दुनिया में हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरी अपडेट के साथ। MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।